Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will talk about the different maintenance functions of phylum Cnidaria. Maintenance function से मतलब क्या है? Maintenance function में हम इसके digestion की बात करेंगे, skeletal यानी different systems की बात करते हैं कि किस तरह ये सर्वाइव करते हैं, फूड लेता किस तरह, डाइजेस्ट किस तरह करता है, वेस्ट वगैरह किस तरह बॉडी से रिमूव करता है, रेस्पिरेशन किस तरह करता है, एक्सक्रीशन किस तरह करता है, और डाइजेशन एब्जॉर्प्शन किस तरह करता है, रिप्रोडक्शन किस तरह करता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस, मूवमेंट किस तरह करते हैं, लोकोमोशन वगैरह, स्केलेटल किस किस्म का है, तो ये फंक्शंस हम इसमें डिस्कस करेंगे ब्रीफली कि ओवरऑल निडेरिया में क्या कंडीशन है डाइजेशन की, सपोर्ट की, मूवमेंट्स की, नर्वस सिस्टम की, रेस्पिरेशन की, एक्सक्रीशन की और इस तरह रिप्रोडक्शन की, ठीक है। और आखिर में लाइफ साइकिल अलग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। इनके बॉडी का एक अहम तरीन जो पार्ट होता है वो इनके बॉडी के अंदर जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इनके बॉडी का। क्यों इम्पोर्टेंट होता है? तो गैस्ट्रोडर्मस ऑफ ऑल निडेरियन लाइंस अ ब्लाइंड एंडिंग गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। ब्लाइंड एंडिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका सिर्फ एक ही एंड ओपन होता है, दूसरा एंड बंद होता है, यानी एक ही ओपनिंग इसकी होती है और उसको हम माउथ भी कहते हैं और साथ साथ वो एनस का काम भी करता है, तो इस वजह से ब्लाइंड एंडिंग गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते हैं, ठीक है। पहले लेक्चर्स में मैंने ये पिन पॉइंट किया था कि गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है। ये जितने भी आप देख रहे हैं ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, इट इज लाइंड बाय द गैस्ट्रोडर्मस। ये जो सेल्स आप देख रहे हैं ये लाइट कलर के, ये डार्क रीजन जो है ये फुल सारा का सारा क्या है, ये शाबस, ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है। और ये जो है ये जो आप देख रहे हैं ये लाइन ऑफ सेल्स, ये एक्चुअली गैस्ट्रोडर्मल सेल्स है, ठीक है। तो ये डार्क रीजन ये जो आप देख रहे हैं, डेफनिया एक क्रस्टेशियन इसमें जो पड़ा है, वाटर फ्ली जिसे कहते हैं, इसने यानी इनगल्फ किया है, तो ये कैविटी ये सारा इसको गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते हैं। ये आप देखें, ठीक है, ये फुल। तो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखिए, दिस कैविटी फंक्शंस, इसके फंक्शंस किस किस सिस्टम में इन्वॉल्व है, ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी डाइजेशन में ये इन्वॉल्व होती है, रिस्पायरेटरी गैस एक्सचेंज में ये इन्वॉल्व होती है, मतलब रिस्पायरेटरी गैस एक्सचेंजेस जो होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वगैरह जो ये बॉडी सेल्स इसके लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो ये गैस एक्सचेंज भी, इसमें भी गैस्ट्रोवास्कुलर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है और ये फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके अलावा मेटाबॉलिक वेस्ट वगैरह एक्सचेंज करना, रिमूव करना एनवायरनमेंट में, ये भी एक फंक्शन है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी का। एंड द डिस्चार्ज ऑफ गैमीट्स इज आल्सो, गैमीट्स बना दिए और बॉडी से रिलीज करना, तो एक रास्ता उसका ये है कि गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में फ्लूइड में गिरा दे और वो फ्लूइड जब बॉडी से निकलेगा तो वो गैमीट भी बाहर निकल जाता है। क्लियर? तो ये तो डिफरेंट सिस्टम है जिसमें ये इन्वॉल्व है किसी न किसी हद तक इन फंक्शन में, डाइजेशन में, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस यानी रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज, मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूवल में, और गैमीट्स डिस्चार्ज रिमूव करने में, बॉडी से रिलीज करने में। तो फूड डाइजेस्टिव वेस्ट and reproductive stages enter and leave the gastrovascular cavity through the mouth. Food, digestive waste और reproductive stages यानी gamete enter and leave the gastrovascular cavity through the mouth. Food enter होता है किस थ्रू? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के थ्रू। इस तरह डाइजेस्टिव वेस्ट बॉडी से रिमूव होते हैं तो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के थ्रू ही रिमूव होते हैं। जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल रह जाता है वो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी से निकाला जाता है, यानी बॉडी से वेस्ट रिमूव किए जाते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी से। इस तरह गैमीट्स एंट्री करते हैं और गैमीट्स यानी एक मेल गैमीट अंदर आता है फीमेल बॉडी में और उधर फर्टिलाइज करता है, तो ये भी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के थ्रू एंटर होता है और फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। यानी एक रास्ता है एंट्री और डिपार्चर का डिफरेंट मटेरियल के लिए। फूड के लिए एंट्री, वेस्ट के लिए डिपार्चर, यानी बॉडी से वेस्ट रिमूव होते हैं इसके थ्रू,
रिप्रोडक्टिव स्टेज गेमिट्स वगैरह एंट्री करते हैं मेल स्पर्म में, वो एंटर होता है माउथ के थ्रू गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में और एक तक अप्रोच करता है, उसके साथ फर्टिलाइजेशन करता है एंड लीव द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी थ्रू द माउथ। यानी इनमें एंट्री गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के इन चीज़ों की किस थ्रू होती है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में, या ये डिपार्ट करते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर तो माउथ की थ्रू होती है। ठीक है, ये माउथ है, ये देखे ये माउथ है, तो माउथ की थ्रू गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में मटेरियल एंटर होते हैं, फूड वगैरह डाइजेस्टेड वेस्ट रिमूव होते हैं और स्पर्म वगैरह भी एंटर या रिमूव हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। अब देखिए फूड और न्यूट्रिशन, फूड किस टाइप का ये लेते हैं, तो ये ज़्यादातर स्मॉल क्रस्टेशियन पे फीड करते हैं, क्रस्टेशियंस पे, और क्रस्टेशियंस आर्थ्रोपोडा का एक सब फाइलम है जिसमें ये श्रिम्प्स, प्रॉन्स ये सब आते हैं। ठीक है, सम फीड ऑन स्मॉल फिशेस, बाज जो है वो छोटे छोटे फिशेस पे भी फीड करते हैं। फीडिंग और इंजेशन प्रोसेस, फूड कैप्चर किस तरह करते हैं, तो इसमें ये टेंटिकल्स यूज करते हैं। नॉर्मली ये कार्निवोरस है, यानी बाकायदा शिकार करते हैं, कार्निवोरस फ्लैश ईटर्स है, ये एनिमल्स पे फीड करते हैं तो कार्निवोरस है। ये कैच करते हैं अपने प्रे को बाय पुटिंग फॉरवर्ड द टेंटिकल्स, टेंटिकल्स को आगे की तरफ फेंक के टेंटिकल्स के थ्रू ये क्या करते हैं, प्रे को पकड़ते हैं और टेंटिकल्स पे फिर नेमेटोसिस्ट होते हैं, तो नेमेटोसिस्ट उस प्रे को पैरालाइज करना है और पकड़ने में टेंटिकल्स के इस फंक्शन को बूस्ट करते हैं, ज़्यादा करते हैं। मतलब टेंटिकल्स इनके आर्म्स जैसे है, जिस तरह हम अपने हाथों से खुराक लेते हैं, इसी तरह ये अपने टेंटिकल्स को यूज़ करते हैं। ये टेंटिकल्स है, ठीक है, ये देखें ये टेंटिकल्स है। तो ये टेंटिकल्स यानी ये किसी फूड को पकड़ना चाहते हैं, तो इधर अगर एक फूड है तो ये टेंटिकल आगे फॉरवर्ड करके उस पे जो टेंटिकल्स पे जो नेमेटोसिस्ट है उसको फायर करके पैरालाइज करते हैं प्रे को, और उस प्रे को फिर यानी इस टेंटिकल को बेंड करवा के माउथ की तरफ लेकर आते हैं। ठीक है, ये दे कैन चेंज शेप, दे कैन कंट्रैक्ट एंड रिट्रैक्ट और एलोंगेट, तो ये एबिलिटी इनमें होती है कि इट कैन शॉर्टन, टेंटिकल शॉर्ट हो सकते हैं और लेंथी हो सकते हैं। तो जब ये पकड़ते हैं फूड वगैरह को तो ये लॉन्ग हो जाते हैं और नेमेटोसिस्ट इनके सरफेस पे जो मौजूद होते हैं उसके थ्रू ये प्रे को पकड़ लेते हैं और फिर माउथ तक लेकर आते हैं बाय मेकिंग द टेंटिकल शॉर्टर, लेंथ कम करके ये माउथ तक फूड को लेकर आते हैं और अंदर डाल लेते हैं, यानी हाथों की तरह, जिस तरह हमारे हाथ है। तो ये तो मैंने बताया, ठीक है, कि फीडिंग किस तरह करते हैं। ठीक है, कैचिंग प्रे विद देयर टेंटिकल हैविंग नेमेटोसिस्ट, एंटेंगलिंग मतलब अटक जाना, प्रे को पकड़वा देते हैं और पंस जाता है और फर्दर टॉक्सिन रिलीज करके पैरालाइज कर देते हैं क्योंकि टेंटिकल्स पे नेमेटोसिस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। देन कंट्रक्टाइल सेल इन द टेंटिकल, फिर क्या होता है कि अब फूड तो पकड़ा लेकिन अभी टेंटिकल पे है, माउथ में नहीं आया, तो टेंटिकल्स बेंड होके कंट्रैक्ट होके शॉर्टन होके माउथ के नज़दीक फूड को आके माउथ में डाल लेते हैं। ठीक है, एंड ड्राइंग आर पासिंग द फूड थ्रू द माउथ इनटू द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी फॉर डाइजेशन, और फूड को माउथ के थ्रू पास करके एंटर करते हैं किस में, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में। डाइजेस्टिव ट्रैक इनका किस नेचर का होता है वो मैंने बता दिया। निडेरियन हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जिसको सिलेंट्रान भी कहते हैं और ये इसका डाइजेस्टिव ट्रैक ही है। ठीक है, इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कहते हैं। ठीक है, एज अ डाइजेस्टिव विद अ माउथ, एक ही माउथ होता है, विच आल्सो एक्ट एज अ एनस, जो एनस का काम भी करता है। दस देयर इज प्रेजेंट इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक, और इस तरह इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक मौजूद होती है इनमें। ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम सिलेंट्रेट्स का क्या है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि सिर्फ एक ही ओपनिंग है और उस एक ही ओपनिंग से फूड एंटर भी होता है और वेस्ट अनडाइजेस्टेड मटेरियल रिमूव भी होता है। मोड ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन एक्स्ट्रासेल्युलर यानी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में भी कुछ डाइजेशन हो जाती है, और फिर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी से जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो एनगल्फ किया जाता है बाय न्यूट्रेटोमस्कुलर सेल्स ऑफ गैस्ट्रोडर्मस, और ये फिर कंप्लीट करते हैं उस डाइजेशन को। ठीक है, यानी ये देखे फूड आ गया अंदर, ये डेफनिया है, तो ये जो गैस्ट्रोडर्मस है इस लेयर में हमने पढ़ा था कि कुछ ग्लैंड सेल्स होते हैं, वो ग्लैंड सेल्स डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करके इस फूड को, यानी जो ये इस केस में फ्ली है, डेफनिया है, एक एनिमल है, एक क्रस्टेशियन है,
ठीक है, और ये पार्शियली उस ग्लैंड्स के सिक्रीशन की वजह से इस कैविटी में डाइजेस्ट हो जाएगा, तो ये तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। फिर वो पार्शियली डाइजेस्टेड मटेरियल, फिर ये सेल्स, यानी ये सेल्स इन, ये देखे ये ग्लैंड सेल्स है, ये आगे हम प्रोसेस में पढ़ेंगे। तो फिर ये ग्लैंड सेल्स सीक्रेट करते हैं, इसको डाइजेस्ट करते हैं पार्शियली, फिर पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को इनगल्फ कर लेते हैं कौन, शब्स गैस्ट्रोडर्मस में जो न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स है वो इनगल्फ कर लेते हैं। तो ये तो मोड ऑफ डाइजेशन क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी होता है और इंट्रा सेल्यूलर भी होता है। पहले एक्स्ट्रा सेल्यूलर करवा के पार्शियली डाइजेस्ट करवा के फिर सेल्स इनगल्फ का, गैस्ट्रोडर्मस के बाद सेल्स यानी न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल उसको इनगल्फ कर लेते हैं, और इनगल्फ करने के बाद क्या होता है, वो कंप्लीटली फूड वैक्यूल के अंदर उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में यही पे देखे, बोथ एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन आर प्रेजेंट, दोनों एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन भी है और इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन भी है। As food enter the gastrovascular cavity, gastrodermal glands secrete lubricating mucus and enzymes which reduce food to soupy broth. ये मैंने बताया, ये प्रोसेस मैं डायरेक्ट इधर आपको बता रहा हूँ। देखिए ये स्टेप्स है। फर्स्ट फूड इंटर हुआ, जैसे फूड इंटर होता है माउथ के थ्रू, वो मैंने बता दिया किस तरह इंटर होता है। फूड इंजेस्ट किया, अब फूड का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के जो लाइनिंग है, जो गैस्ट्रोडर्मस है, ये देखिए ये पीस दिखाई दे रहा है। तो गैस्ट्रोडर्मस जो है उसमें बस सेल जिसको ग्लैंड सेल्स कहलाते हैं, दे स्टार्ट रिलीजिंग, ये ब्लू बीड्स जो देख रहे हैं, दे द डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज फ्रॉम अ ग्लैंड सेल्स। तो जैसे फूड एंटर होता है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में, तो गैस्ट्रोडर्मस लेयर में ग्लैंड सेल जो है एंजाइम सीक्रेट करते हैं और फूड को डाइजेस्ट करते हैं पार्शियली। तो सॉफ्ट टिश्यू डाइजेस्टेड, यानी सॉफ्ट टिश्यू जो छोटे छोटे पार्शियली डाइजेस्टेड मटेरियल बन गया। अब ये पार्शियली डाइजेस्टेड मटेरियल कौन इनगल्फ करेगा, बाय द न्यूट्रिटिव सेल, ये न्यूट्रिटिव सेल्स है। तो फूड पार्टिकल इज इनगल्फ्ड, थर्ड स्टेप क्या होता है कि पार्शियली डाइजेस्ट किया बाय द एंजाइम्स रिलीज्ड बाय द ग्लैंड सेल्स इन द गैस्ट्रोवास्कुलर। तो पार्शियल डाइजेशन किधर हुई, इधर कैविटी में हुई। अब जो पार्शियल डाइजेशन हुई है उस मटेरियल को ये कौन से सेल, न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल इनगल्फ कर लेते हैं। न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल इनगल्फ करने के बाद वो फूड वैक्यूल बनाते हैं और फूड वैक्यूल में उसको लाइसोसोम के साथ मिला के कंप्लीट करते हैं डाइजेशन को। ठीक है, फर्स्ट स्टेप फूड पार्टिकल डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल बन जाते हैं और फूड वैक्यूल में इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ये 4 स्टेप में ये डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और फिर ये आगे फर्दर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फूड वगैरह को। तो ये तो मैंने बताया। ठीक है, न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स आल्सो, न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल का एक काम ये डाइजेशन है, डाइजेशन कंप्लीट करवाना, क्योंकि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को लेते हैं। लेकिन दूसरा काम उसका क्या है, कंट्रक्टाइल फाइबर्स इनमें होते हैं, और ये कंट्रक्टाइल फाइबर्स बहुत ज्यादा अहम होते हैं। यानी न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल इस वजह से कहते हैं, इट हैज द एबिलिटी टू कंट्रैक्ट एंड causes changes in the length of the body and in the diameter of the body, याद रखिए। ठीक है, तो कंट्रक्टाइल, सर्कुलरली कंट्रक्टाइल फाइबर्स न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स में मौजूद होते हैं, दैट हेल्प मूव मटेरियल इन और आउट ऑफ, यानी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में हमने कहा कि फूड अंदर आ जाता है या फिर वो डाइजेशन हो जाती है, तो फिर फूड को यानी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी से वो पानी उसमें सस्पेंडेड अनडाइजेस्टेड मटेरियल रिमूव किया जाता है। तो ये रिमूवल और ये किस तरह होता है, इट इज एक्चुअली परफॉर्म्ड बाय द सेम न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स, उसकी कंट्रक्टाइल फाइबर्स कंट्रैक्ट होके और रिलैक्स होके बॉडी के अंदर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के वॉल्यूम को कम और ज्यादा करते जाते हैं, या वो फिर हाइटेड होते हैं या वो फिर डायमीटर में ज्यादा होके शॉर्टन हो जाते हैं। तो ये चेंज न्यूट्रिटिव मस्कुलर के कंट्रैक्शन की वजह से होता है और इसको पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शंस कहते हैं। पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन जिस तरह हमारे एसोफेगस में नीचे जाता है फूड और कभी कभी वोमिटिंग करवा के वापस आता है, तो इस तरह उनमें न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल कंट्रैक्ट करवा के फूड को नीचे लेके जाते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में, और जब डाइजेशन वगैरह हो जाती है तो रिवर्ट करवा के कंट्रैक्शन फिर मजीद ऊपर लेकर आते हैं माउथ की तरफ और धक्का दे के बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग पेरिस्टालसिस रिंग लाइक कंट्रैक्शन मूव अलोंग द बॉडी, यानी फूड का मजीद नीचे लेके जाना गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में और ऊपर लेके आना, ये दोनों फंक्शंस न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स के पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन की वजह से होते हैं। ठीक है, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये भी है। ठीक है, स्केलेटन,
या सपोर्ट एंड मूवमेंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। निडेरिया डिराइव मोस्ट ऑफ देयर, तो स्केलेटन इनमें याद रखिए हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है, कोई इसके अंदर पोरेफ्राई की तरह स्पिक्यूल्स या हमारी तरह बोन्स वगैरह नहीं होते, बल्कि इनमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है, यानी इसका जो गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी है ये हर वक्त तकरीबन फ्लूइड से फिल्ड रहती है, और इसके इर्द गिर्द जो अभी हमने पढ़ा कंट्रक्टाइल मस्कुलर सेल्स, एपिथेलियल मस्कुलर सेल्स जो है वो क्या करते हैं, वो कंट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, यानी कंट्रैक्ट होते हैं, तो सेंटर में फ्लूइड है, जिस तरह बैलून हवा से आप भर लेते हैं, तो बैलून से हवा आप हटा दे तो वो स्क्वीज हो जाता है, उस शेप में नहीं रहता, तो इसी तरह इनके बॉडी में पानी भरा हुआ होता है, और उस पानी की मौजूदगी की वजह से इनकी शेप बरकरार रहती है, ठीक है। और शेप बरकरार रहते हैं किस वजह से, क्योंकि उस पानी के अंदर गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी में जो पानी मौजूद है उसके अगेंस्ट इसके बॉडी के वॉल के जो मस्कुलर सेल्स है वो कंट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, तो ये एक इरेक्ट शेप बनाते हैं, एक रिजिड से, बहुत रिजिड तो नहीं होता लेकिन थोड़ी बहुत सपोर्ट इसको देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली निडेरिया डिराइव मोस्ट ऑफ देयर, एक तो इनको सपोर्ट वाटर, इर्द गिर्द जो वाटर है क्योंकि वो बयांसी का फंक्शन करते हैं तो इसको फ्लोट करवाते हैं और एक हाथ शेप में रखते हैं। दूसरा यानी ग्रेविटी का इफेक्ट ज़्यादा पानी में नहीं होता, बयांसी यानी फ्लोटिंग एबिलिटी वाटर इर्द गिर्द जो मौजूद होता है उसकी वजह से भी निडेरिया थोड़ा बहुत सपोर्ट हासिल करता है। इसके अलावा उनमें वाटर फिल्ड गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी है और वो एक्ट करती है एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, वाटर बेस्ड स्केलेटन कहते हैं, क्योंकि वाटर हटा दो इनके बॉडी से, गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी को जब खाली करोगे तो ये बिल्कुल मुरझा जाएगा और नीचे पड़ा होगा, यानी इसका ये शेप बरकरार नहीं रहेगा। तो गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी के अंदर वाटर फिल्ड होना ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का काम करता है और ये इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इज अ वाटर अ बॉडी फ्लूइड कन्फाइंड इन अ कैविटी ऑफ द बॉडी एंड अगेंस्ट व्हिच कंट्रैक्टाइल एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी विल एक्ट। एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स इसमें बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, याद रखिए, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन में एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स बहुत अहम रोल करते हैं, क्योंकि गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी में तो पानी मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरा कंपोनेंट हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन में बहुत अहम है, इनके बॉडी वॉल में एपिथेलियल एपिडर्मिस में जो मस्कुलर सेल्स है वो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं इन सपोर्टिंग एज वेल एज इन मूवमेंट, ठीक है, क्योंकि वो कंट्रैक्ट होते हैं और हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी, और बॉडी को एलोंगेट करवाना, शॉर्ट करवाना, ये सब एपिथेलियो मस्कुलर सेल का काम होता है। व्हेन अ पॉलिप क्लोजेस इट्स माउथ, अब जब पॉलिप माउथ क्लोज कर देता है, देखिए ये पॉलिप है, ठीक है, हाइड्रा का, ये माउथ बंद कर देता है और ये अपने इधर जो ये कंट्रक्टाइल मसल सेल्स है ये एपिडर्मिस में, ये कंट्रैक्ट होंगे लॉन्गिट्यूडनल मसल सेल, यानी इस तरह रन करते हैं थ्रू आउट द लेंथ, ऊपर से नीचे की तरफ लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स होते हैं, एग्जैक्ट मसल फाइबर तो नहीं होते लेकिन उस जैसे होते हैं। तो जब ये कंट्रैक्ट होते हैं तो ये बॉडी इरेक्ट इस तरह एलोंगेटेड रहेगी, माउथ अगर बंद हो, ठीक है। अगर माउथ ओपन हुई और ये मसल कंट्रैक्ट हुई तो सारा फ्लूइड इससे निकल जाएगा। तो फॉर मेकिंग इटसेल्फ इरेक्ट, ये माउथ बंद करके ये अपने इन बॉडी वॉल के मसल को कंट्रैक्ट करते हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स है, लॉन्गिट्यूडनल एपिथेलियो मस्कुलर सेल जब कंट्रैक्ट होते हैं तो ये क्या करते हैं when polyp closes its mouth and contracts longitudinal epitheliomuscular cells on one side of the body, the polyp bends toward that side, यानी देखिए ये इस साइड के लॉन्गिट्यूडनल एपिथेलियल मसल सेल कंट्रैक्ट हो रहे हैं और ये दूसरे साइड के नहीं कंट्रैक्ट हो रहे और माउथ बंद है, तो ये बेंड होगा या नहीं, यानी ये इस तरह बेंड हो जाएगा, यानी ये जो पॉलिप है ये इस तरह बेंड हो जाएगा। वजह यह है कि एक साइड के लॉन्गिट्यूडनल एपिथेलियल मसल सेल कंट्रैक्ट हो रहे, दूसरे के कंट्रैक्ट नहीं हो रहे, लेकिन शर्त यह है कि माउथ बंद हो, अगर माउथ ओपन है फिर ये बेंड नहीं होगा क्योंकि वाटर फ्लूइड रिमूव होगा। दूसरे साइड पे इफ दिस लॉन्गिट्यूडनल एपिथेलियल मस्कुलर सेल कंट्रैक्ट व्हाइल द माउथ इज ओपन, अगर माउथ ओपन है और ये कंट्रैक्ट हो जाए, ठीक है, यानी अगर ये लॉन्गिट्यूडनल एपिथेलियो मस्कुलर सेल कंट्रैक्ट हो जाए किस कंडीशन में और माउथ ओपन है, तो इट विल कॉज द रिमूवल ऑफ
फ्लूइड फ्रॉम द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, यानी सारा फ्लूइड बाहर निकल आएगा क्योंकि वो स्क्वीज हो जाएगा और पॉलिप्स कोलैप्स हो जाएगा। कंट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर एपिथेलियल मसल अगर सर्कुलर एपिथेलियल, दो किस्म की एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। तो लॉन्गिट्यूडनल का हमने पढ़ा कि अगर बंद माउथ के साथ ये कंट्रैक्ट हो, माउथ बंद है और ये कंट्रैक्ट हो जाए तो ये काज करेगा, एक साइड के कंट्रैक्ट हो जाए तो ये बेंडिंग काज करते हैं। ये असल में हाइड्रा या पॉलिप लोकोमोशन के दौरान यूज करता है, बेंडिंग, ठीक है, फिर स्ट्रेट होता है, फिर बेंड होता है, फिर स्ट्रेट होता है, फिर बेंड होता है। इस तरह अगर माउथ ओपन है और लॉन्गिट्यूडनल एपिथेलियो मस्कुलर सेल क्या हो जाए, अगर ये कंट्रैक्ट हो जाए तो इट विल causes the outflow of fluid from the what, from the gastrovascular cavity। ठीक, अब दूसरी बारी आती है सर्कुलर एपिथेलियो मस्कुलर सेल की। अगर सर्कुलर एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स कंट्रैक्ट हो जाए तो ये क्या करेगा, ये शॉर्टनिंग काज करेगा, बॉडी की इलोंगेशन काज करेगा, सॉरी, ठीक है। द सेल काजेस कंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इफ द माउथ इज क्लोज्ड water in the gastrovascular cavity is compressed। contraction of circular epithelial muscular cell causes constriction of the part of the body, यानी बॉडी बारीक हो जाएगी, डायमीटर में कम हो जाएगी अगर सर्कुलर एपिथेलियो मस्कुलर सेल कंट्रैक्ट होते हैं। इफ द माउथ इज क्लोज्ड, अगर माउथ क्लोज्ड हो तो इट विल काज द पॉलिप टू इलोंगेट, क्योंकि अंदर फ्लूइड तो एक खास अमाउंट का वाटर मौजूद है और इसने माउथ बंद कर दिया। जिस तरह बैलून में आप हवा भर देते हैं तो आप हाथ से अगर उससे बाहर से प्रेस करते हैं तो इधर उधर निकल जाती है, ठीक है। इसी तरह इनकी बॉडी अगर माउथ बंद है तो और सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट हो जाते हैं, सर्कुलर एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो दे काजेस द पॉलिप टू इलोंगेट। तो ये तो स्केलेटल फीचर्स थे कि स्केलेटल इनमें क्या होता है। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन में वाटर फिल्ड गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है और उसके इर्द गिर्द एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स उसके अगेंस्ट फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये कंबाइनली एक हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का काम करते हैं। लोकोमोशन, दो किस्म के बॉडी फॉर्म्स हमने पढ़े थे, पॉलिप यानी कि दो फेजेज है, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल, ठीक है। पॉलिप जो है किस तरह लोकोमोट करते हैं और मेड्यूसा किस तरह लोकोमोट करता है, तो इसमें हम अलग-अलग पढ़ेंगे। पॉलिप यूजेस अ वैरायटी ऑफ फॉर्म ऑफ लोकोमोशन, बहुत डिफरेंट तरीकों से पॉलिप मूव करता है। आप कहेंगे हमने तो पढ़ा था कि ये एक जगह पे रहता है, एक जगह पे रहता है लेकिन ज्यादातर टाइम एक जगह पे ही गुजारता है। अगर जरूरत पड़े तो इट कैन लोकोमोट, याद रखिए, ठीक है। यानी स्पॉन्जिस की तरह नहीं है कि वो लोकोमोट नहीं करे, ये इट कैन लोकोमोट, लेकिन ये ज्यादातर एक जगह पे बस ठहर के एक जगह पे अटैच रहता है। जब जरूरत हो, फूड अवेलेबिलिटी का मसला हो या कोई और इन्वायरमेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, तो फिर ये क्या करता है, इट कैन एक्टिवली लोकोमोट। सो दे मे मूव बाय समरसाल्टिंग, समरसाल्टिंग पुश्तो में हम सरकुंडे कहते हैं, या यानी पूरा स्विंग करना, अपसाइड डाउन होना और फिर लेग्स को जिस तरह जिम्नास्टिक्स वाले करते हैं इसको समरसाल्टिंग कहते हैं, ठीक है। इस तरह इधर देखे डायरेक्ट इस इमेज में देखे, ये डिफरेंट किस्म के टाइप्स ऑफ लोकोमोशन है। हाइड्रा का मैंने एग्जांपल लिया क्योंकि वो एक पॉलिप है, हाइड्रा एक पॉलीपाइड सिलेंट्रेट है। तो इसमें देखिए कंट्रैक्टेड, ये देखिए हमने पढ़ा ना एक्सपेंडेड, ये जब सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट हो और माउथ बंद है तो ये एलोंगेट होगा, और जब सर्कुलर मसल का रिलैक्स हो और लॉन्गिट्यूडनल मसल कंट्रैक्ट हो, लॉन्गिट्यूडनल एपिथेलियल मस्कुलर सेल्स कंट्रैक्ट हो, तो इसके ये माउथ इस कंडीशन में क्या होगी, बंद होगी, तो ये शॉर्टन होगा, यानी इंतहाई नीचे हाइट में कम होगा। तो कंट्रैक्टेड फॉर्म 2 और फर्स्ट एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। ये तो मैंने बताया कि क्योंकि ये सब किस, अगर अंदर पानी नहीं है तो फिर ये एपिथेलियो मस्कुलर सेल की कंट्रैक्शन वगैरह बेकार है, क्योंकि इसका फोर्स लग रहा है अगेंस्ट व्हाट, उस वाटर फिल्ड गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी पे, ठीक है। अगर वाटर हटा दे तो ये स्क्वीज हो जाएगा, इस तरह अर्थवर्म से अंदर फ्लूइड हटा दो तो वो स्क्वीज हो जाएगा, लीफ की तरह बन जाएगा, उसका शेप नहीं बरकरार रहेगा। और सब स्केलेटल का काम क्या होता है, स्केलेटन का सपोर्ट देना, बॉडी का शेप मेंटेन रखना, ठीक है। तो एक तो सरफेसिंग, एक लोकोमोशन ये है कि सरफेसिंग करना, यानी सरफेसिंग क्या है कि ये एक गैस बबल अपने बेस पे बनाता है, उल्टा है, देखिए हाइड्रा, ये टेंटिकल्स है, ये माउथ वाले पोर्शन है। तो ये पानी में जब रहता है तो पानी में ये क्या करता है, अक्सर अपने आप को सरफेस पे लाने के लिए अपने बेस पे
एक गैस बबल बना देता है और वो गैस बबल उसको अपसाइड डाउन करके उसको ऊपर लेकर आता है पानी में, तो इसको सरफेसिंग कहते हैं। दूसरी साइड पे फ्लोटिंग, फ्लोटिंग क्या है कि वो अपने आप को किसी ब्रांच ऑफ ट्री या शाख के साथ अटैच कर देता है पानी में, और वो जब फ्लोट करता है तो ये भी उसके साथ मूव करता है, तो उसको फ्लोटिंग कहते हैं। क्लाइंबिंग, अक्सर ये पानी में पड़े जो ट्रीज के या प्लांट्स के शूट्स वगैरह होते हैं, अक्सर वो इस पे क्या करता है, शाबाश, इस पे टेंटिकल्स के थ्रू ऊपर जाता है और बाकायदा क्लाइम करता है, जिस तरह ह्यूमन क्लाइम करता है ट्री वगैरह पे, ठीक है, या दूसरे एनिमल करते हैं। तो अपने टेंटिकल्स के थ्रू अक्सर ये ऊपर जाता है, ट्रीज तो नहीं, लेकिन छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं जो पानी में होते हैं उनके ट्विग्स वगैरह पे ये क्लाइम कर सकता है, ठीक है। इस तरह स्विमिंग, इट कैन स्विम, ठीक है, स्विमिंग भी एक लोकोमोशन है, पॉलीपाइड लोकोमोशन है। पॉलिप इस थ्रू भी लोकोमोट कर सकते हैं, यानी इन टेंटिकल्स वगैरह के थ्रू, बॉडी के एंडुलेशन के थ्रू ये थोड़ा बहुत स्विम कर सकते हैं। ये एडवांस टाइप। लूपिंग, लूपिंग के थ्रू अभी मैंने बताया कि ये बेंड हो जाता है, तो फर्स्ट ये स्ट्रेट है, अब इस साइड के ये इसके एपिथेलियस मस्कुलर सेल कंट्रैक्ट हो के माउथ बंद करवा के, माउथ बंद किया, इस एक साइड के एपिथेलियो मस्कुलर सेल कंट्रैक्ट करवाए और ये बेंड हुआ इस तरह, टेंटिकल्स को जमीन पे लगा दिया, अब इस, ठीक है, टेंटिकल को जमीन पे लगा के अब इसको रिलीज कर दिया और नजदीक लेकर आया, देखिए नजदीक लेकर आया, फिर सीधा हुआ, फिर इस तरह बेंड होके, तो इसको लूपिंग कहते हैं, लूप बनाते हैं, यानी इस बेस को इधर लेकर आता है नजदीक इसके, फिर इसको फ्री करवा के सीधा करके फिर आगे, और इस तरह ये लूप करता है, लूपिंग के थ्रू लोकोमोट करता है। इसके अलावा वॉकिंग, वॉकिंग जब ये सबस्ट्रेटम पे टेंटिकल के थ्रू आगे मूव करता है, टेंटिकल बेंड करके शॉर्ट और लेंथी करवा के उसके थ्रू ये क्या करता है, वॉकिंग करता है, जिस तरह हम पैरों पे चलते हैं, तो इस तरह ये टेंटिकल पे चलता है, अपसाइड डाउन होता है। समरसाल्टिंग, जैसे मैंने कहा कि इसमें फुल ये स्विंग लेता है, यानी उसी लूपिंग की तरह है यहाँ तक, देखिए सेकंड स्टेप तक, लेकिन उसमें बेस ये जो जब फ्री कर देता है तो आके नजदीक टेंटिकल तक लगा देता है, तो इस तरह बन जाता है ये। लेकिन इसमें ये अपसाइड डाउन होता है, ये बेस को रिलीज करके ऊपर कर देता है और इस बेस को वापस एक नई जगह पे लगा देता है, तो इसको समरसाल्टिंग कहते हैं, ठीक है। और ग्लाइडिंग है जब बेस पे ये सुडोपोडिया के थ्रू थोड़ा बहुत आगे मूव करे, ठीक है, स्लोली एंड ग्रेजुअली ये आगे मूव करता है, इसको ग्लाइडिंग कहते हैं। वॉकिंग और ग्लाइडिंग में फर्क है कि वॉकिंग में ये टेंटिकल के थ्रू मूव करता है और ग्लाइडिंग में ये नीचे अपने बेस पे आहिस्ता आहिस्ता ग्लाइड करता है, स्लिप करता जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीपाइड लोकोमोशन। मेडुसाइड लोकोमोशन जो है ये जेट प्रोपल्जन मेथड, ये एक्टिवली स्विम करते हैं, ठीक है, और ये तकरीबन एक ही टाइप ऑफ लोकोमोशन है मेडुसा जो करवाते हैं, ठीक है। वाटर करंट्स एंड विंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, यानी इसको एक तो फ्लोटिंग है, ठीक है, कि पानी के लहरें जो है इसको इधर से साइडों पे लेके जाती है, साइड वाइज मूवमेंट जो है ज्यादातर पानी की लहरें और हवा की लहरें जो पानी के लहरें काज कर देती है, उसकी वजह से ये एक साइड पे और दूसरे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है। लेकिन वर्टिकल मूवमेंट अप एंड डाउन जाना, ये काम जेट प्रोपल्जन मेथड का है या एक्टिवली स्विम करता है। और एक जेट प्रोपल्जन मेथड क्या है ये देखिए, यानी मेडुसा अपने अंदर यानी वाइड होके अपने अंदर पानी एकोमोडेट कर देते हैं अपने अम्ब्रेला के नीचे, और फिर कंट्रैक्ट होके, ये देखिए कंट्रैक्ट होके पानी को फोर्सफुली बाहर पीछे की तरफ धकेलती है। तो जब पानी फोर्सफुली धकेलेगी तो ये आगे की तरफ मूव करेगा या नहीं, ठीक है, यानी रिलैक्स करवा के वाइड होके ये पानी अपने बेल के अंदर, अपने अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर के अंदर अकोमोडेट कर लेती है, फिर अचानक स्क्वीज करके जब कंट्रैक्ट हो जाती है, इस ये कंट्रैक्टेड हालत है, ठीक है, तो जब कंट्रैक्ट हो जाती है इट कॉजेज एक्सपेलिंग ऑफ द वाटर बिलो, और इस तरह ये ऊपर मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है, यानी जिस तरह रॉकेट पीछे की तरफ हाई स्पीड के साथ फ्लेम निकलता है और वो ऊपर आगे की तरफ जेट, जितने भी इंजन है वो इसी जेट प्रोपल्जन मेथड पे काम करते हैं, ठीक है। नर्व नेट मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम है नर्व नेट। नर्वस सिस्टम इनका सबसे प्रिमिटिव टाइप है, एक जाल ऑफ नर्वस सिस्टम मौजूद, न्यूरॉन नर्व सेल्स मौजूद होता है। सबसे प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ नर्वस सिस्टम इज फाउंड इन नेडेरिया।
इट कंसिस्ट ऑफ, इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं इनका नर्वस सिस्टम, अ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल इज प्रेजेंट विच आर लोकेटेड बिलो द एपिडर्मस, और ये एपिडर्मस के नीचे मौजूद होता है और नियर द मेसोग्लिया। दिस नेट कंडक्ट्स, इसका काम क्या है, नर्व इम्पल्स मैसेजेस वगैरह थ्रू आउट द बॉडी कंडक्ट करना, पास ऑन करना, रिसीव करना और पास ऑन करना, ठीक है। द एक्सटेंट टू विच अ नर्व, अब नर्व इम्पल्स किस लेवल तक, किस हद तक, यानी पूरे जाल में स्प्रेड होगा या एक खास जगह तक स्प्रेड होगा, ये डिपेंड करता है सिग्नल के स्ट्रेंथ पे कि स्टिमुलाई कितना स्ट्रॉन्गर है। अगर स्टिमुलस जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा उतना ही ज्यादा आपको फुल एनिमल में ये सिग्नल फैलता हुआ नजर आएगा। अगर सिग्नल वीक है, स्टिमुलस वीक है, तो फिर एक लोकल, एक छोटे सी रीजन तक वो रिस्पॉन्स आपको दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वीक सिग्नल है और आप उसको अप्लाई करें टेंटिकल पे, तो वो टेंटिकल आपको दिखाई देगा कि उस हाइड्रा का सिर्फ टेंटिकल क्या होगा, रिट्रैक्ट हुआ, यानी वो रिस्पॉन्स देगा, वो मूव करेगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस इसी टेंटिकल प्रोवाइड करे तो आपको दिखाई देगा कि पूरा पॉलिप विथड्रॉ कर रहा है, पूरा पॉलिप मूव कर रहा है, यानी रिस्पॉन्स शो कर रहा है पूरा पॉलिप, क्योंकि सिग्नल स्टिमुलस स्ट्रॉन्गर तो पूरा पॉलिप क्या करेगा, पूरा पॉलिप जो है रिस्पॉन्स देगा। अगर सिग्नल वीक है तो उसकी एक खास पार्ट सिर्फ रिस्पॉन्स देगा। वजह उसकी क्या है कि उसमें नर्व इम्पल्स सिर्फ उस जगह तक लिमिटेड हो जाती है। यानी फर्स्ट केस में जब वीक स्टिमुलस था, आपने पॉलिप के टेंटिकल पे अप्लाई किया तो सिर्फ टेंटिकल आपको रिस्पॉन्स देगा, वो मूव करता नजर आएगा। और अगर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस, क्योंकि सिर्फ टेंटिकल क्यों रिट्रैक्ट कर रहा है, उसकी वजह यह है कि वहां पे जो नर्व नेट है उसमें सिर्फ क्या स्प्रेड हुआ, नर्व इम्पल्स स्प्रेड हुआ, बाकी बॉडी तक वो स्टिमुलस नहीं पहुंचा। इस वजह से नो नर्व इम्पल्स इन द रेस्ट ऑफ द बॉडी, सो नो रिस्पॉन्स बाय द रेस्ट ऑफ द बॉडी। सिर्फ टेंटिकल में वो नर्व इम्पल्स पास हुआ, यानी शेयर हुआ दूसरे नर्व सेल्स तक, इस वजह से उस सिर्फ टेंटिकल ने रिस्पॉन्स दिया। और इस तरह फुल बॉडी में ये नर्व इम्पल्स स्प्रेड होता है जब आप स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस अप्लाई करते हैं। फिर नर्व नेट जो है वो दो किस्म का है, फास्ट कंडक्टिंग सिस्टम बनाता है जो फास्ट मूवमेंट, स्विमिंग मूवमेंट काज करते हैं, एंड स्लोअर वन टू कोऑर्डिनेट, यानी फास्ट कंडक्टिंग सिस्टम, दो किस्म के नर्व नेट पाए जाते हैं, फास्ट कंडक्टिंग सिस्टम और स्लो कंडक्टिंग सिस्टम। स्लो जो है वो टेंटिकल्स के स्लो मूवमेंट्स वगैरह को इनिशिएट करते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और फास्ट कंडक्टिंग सिस्टम का काम स्विमिंग वगैरह की मूवमेंट को कंट्रोल करना होता है, ठीक है। सेंस ऑर्गन, स्टेटोसिस्ट, ऑर्गन्स ऑफ बैलेंस, ये होता है एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन इनमें। इसके अलावा फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, असेलाई या कम्प्लेक्स आई इनक्यूबोजोआ, ये मौजूद होते हैं जो फोटो रिसेप्टर्स है। तो ओवरऑल नर्व नेट या नर्वस सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इनमें मौजूद है, और दे वर द फर्स्ट ग्रुप ऑफ एनिमल दैट हैव सम टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। इससे पहले स्पॉन्जेस वगैरह में नहीं था। ये एग्जांपल है, देखिए ये नर्व नेट है, तो पूरे बॉडी में एक जाल सा यूनिफॉर्म, नो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें नहीं होता, ठीक है। और फिर भी ये इट कैन स्टिल परफॉर्म कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। तो ये एक हैरानगी की बात है कि एक डिफ्यूज टाइप ऑफ जाल है इनमें, और वो इतने कॉम्प्लेक्स बिहेवियर इन एनिमल्स में काज करवाता है। इस तरह ये मेड्यूसा स्टेज पे नर्व नेट, और इस तरह ये हाइड्रा पॉलीपाइड स्टेज का नर्व नेट। क्लियर हुआ, समझ आ गया। ये जाल जो है ये एक एक सेल है, ठीक है, न्यूरॉन, ये एक एक बीड जो ब्लैक डॉट ये दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो देखिए बेसल डिस्क पे और ऊपर माउथ पे बहुत ज्यादा ये नर्व सेल्स होते हैं, इनकी कंसंट्रेशन उधर ज्यादा होती है। Respiration and excretion. Nidaria have large surface area to volume ratio. Nidaria की surface area to volume ratio जो है वो बहुत लार्ज होती है, मतलब बहुत छोटे साइज के है, और इनकी बॉडी वॉल सिर्फ 2 लेयर थिक है, 2 सेल लेयर थिक है। ये देखें सिर्फ 2 से, एक गैस्ट्रोडर्मस, सेंटर में नॉन सेलुलर मेसोग्लिया और एपिडर्मस। तो ये हर एक सेल इनके बॉडी का आसानी से अपने इर्द गिर्द पानी के एनवायरनमेंट से अपने लिए ऑक्सीजन ले सकता है,
और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर सकते हैं आसानी से डिफ्यूजन के थ्रू, और हर सेल इस तरह एक्सक्रीटरी वेस्ट अमोनिया के फॉर्म में रिलीज कर सकता है पानी में डायरेक्ट। यानी कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें नहीं होता। उसकी वजह यह है कि इनकी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, यानी वॉल्यूम इनका कम होता है और सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होती है। तो सरफेस एरिया ज्यादा इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम, इस वजह से एवरी सेल कैन independently exchange the respiratory gases with the environment, और इस तरह हर सेल इंडिपेंडेंट, यानी ये देखिए इतनी थिकनेस नहीं है, हर सेल ये वाला सेल लेट से एक्सचेंज कर सकता है एनवायरनमेंट के साथ इंडिविजुअली, इस तरह ये सेल अपने लिए इंडिविजुअली। तो गैस एक्सचेंजेस और वेस्ट रिमूवल ये दोनों डायरेक्ट सरफेस के थ्रू होते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन आर कैरिड आउट थ्रू बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन। अमोनिया इज द चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, इनका वेस्ट जो है वो अमोनिया के फॉर्म में होता है। रिप्रोडक्शन इन निडेरिया, रिप्रोडक्शन किस तरह अकर होता है इनमें, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं, दोनों किस्म के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल भी होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो इसको डिस्कस करते हैं। निडेरियन कैन रिप्रोड्यूस थ्रू बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो क्लियर आपको पता होना चाहिए कि दोनों किस्म के रिप्रोडक्शन होते हैं सिलेंट्रेट्स में, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉलिप्स सिर्फ करवाते हैं तकरीबन, और यानी सिर्फ पॉलिप्स ऐसे है कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते हैं। बाज लोग मीड्यूसा में भी कहते हैं, लेकिन ओवरऑल ये एक रूल कंसिडर होता है कि मीड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बॉडी होती है फॉर्म में, और पॉलिप जो है ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस, एसेक्सुअल ज्यादातर पॉलिप को की पहचान ये है कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। फिर बाज जगहों पे यानी बाज सिलेंट्रेट्स में पॉलिप सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ ये कहते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स ओनली थ्रू पॉलिप, यानी पॉलिप सिर्फ पॉलिप स्टेज जो है लाइफ साइकिल का वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है। मेड्यूसा स्टेज जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। तो पॉलिप किन डिफरेंट तरीकों से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है? तीन बेसिक है, बडिंग, फिजन और पेडल लेसरेशन कहते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉलिप जो करता है वो तीन तरीकों से करता है, बडिंग, फिजन और पेडल लेसरेशन कहते हैं। बडिंग में ये तो आसान है कि एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है हाइड्रा पे, और वो फिर या तो जुदा हो जाता है बॉडी से, तो अलहदा एक क्लोन बन जाता है, अपनी कॉपी बना देता है और अलहदा रहता है वो पॉलिप, या वो बड अगर अटैच नहीं होता, ठीक है, ऑन साइड ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉलिप एंड डेवलप अ फंक्शनल माउथ एंड टेंटिकल, यानी ये देखिए ये बर्ड, ठीक है, ये बर्ड अराइज हो रहा है। तो ये बर्ड अराइज होना, ये दो कंडीशन है इसके। अब ये बर्ड जुदा होके इस पेरेंट बॉडी से जुदा होके इसी तरह का एक कॉपी पॉलिप बनाएगा, या ये अटैच रह के इस पिक्चर में जिस तरह दे रहा है, तो ये बर्ड अराइज नहीं होता, सेपरेट नहीं होता बॉडी से, अपने पेरेंट बॉडी से, बल्कि ये अटैच रहता है अपने पेरेंट के पॉलिप से, और इस तरह ये फुल कॉलोनी बनाते हैं। तो बर्डिंग के अंदर क्या होता है? बडिंग के अंदर नॉब लाइक या एक आउट ग्रोथ अराइज होता है पॉलिप के आउटर सरफेस पे, और उसके फिर दो तरह रास्ते हैं, या वो डिटैच होगा, अलहदा एक सेपरेट पॉलिप बनाएगा, या वो अटैच रहेगा और कॉलोनी बनाएगा अपने इस पेरेंट पॉलिप के साथ, ठीक है। तो इस कहते हैं इफ अ बर्ड डिटैच फ्रॉम द पॉलिप दे मेड इट अ क्लोन, तो एक क्लोन बन जाता है, ठीक है, और अलहदा रहना शुरू कर देता है। इफ अ बर्ड स्टे अटैच, तो फिर पॉलिप बना देता है, बडिंग के थ्रू फिर कॉलोनी बनती है। तो बडिंग कैन गिव राइज टू अ सेपरेट पॉलिप्स, और इट कैन गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ कॉलोनीज बाय बडिंग, ठीक है। एक पॉलिप से दो बर्ड, तीन बर्ड इस तरह राइज होके अटैच रहते हैं सब, और फुली डेवलप हो जाते हैं, इसको फिर हम पॉलिप की कॉलोनीज कहते हैं। अब बडिंग फिर पॉलिप दो तरह से करता है। एक बडिंग का टाइप ये है कि पॉलिप खुद अपने आप को प्रोड्यूस करता है, यानी पॉलिप बडिंग के थ्रू नए पॉलिप्स बनाता है। दूसरे टाइप का बडिंग जो है ये है कि पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा, यानी दोनों केस में पॉलिप बडिंग या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन बडिंग के दो प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, पॉलिप से पॉलिप बनाना बडिंग के थ्रू, या पॉलिप के अंदर बडिंग हो के मेड्यूसा बनाना,
ठीक है। तो पॉलिप कैन गिव राइज टू अ पॉलिप एंड इट कैन आल्सो गिव राइज टू अ मेड्यूसा बाय बडिंग। तो बडिंग के थ्रू पॉलिप मेड्यूसा भी बना सकता है और अपनी कॉपीज भी बना सकता है, या एक स्पेशलाइज्ड मेथड के थ्रू स्ट्रोबिलेशन के थ्रू। स्ट्रोबिलेशन किसे कहते हैं? जिसमें यानी बडिंग के थ्रू पॉलिप खुद के अपनी कॉपीज भी बनाता है, यानी मजीद पॉलिप्स बनाते हैं, या पॉलिप बडिंग के थ्रू मेड्यूसा भी बनाते हैं, या पॉलिप बडिंग से हट के एक और प्रोसेस जिसको स्ट्रोबिलेशन कहते हैं, वो भी बडिंग का एक किस्म है। स्ट्रोबिलेशन उसको कहते हैं। स्ट्रोबिलेशन के थ्रू वो मेड्यूसा बनाते हैं। तो मेड्यूसा दो तरीकों से बनता है, एक बडिंग के थ्रू, या उसको स्पेशलाइज्ड बडिंग कहते हैं, स्ट्रोबिलेशन कहते हैं। स्ट्रोबिलेशन किसे कहते हैं? ये देखिए, ये पॉलिप है। तो जेलीफिश में जब पॉलिप बन जाता है तो पॉलिप के सर के ऊपर बिल्कुल टॉप पे इस तरह बंडल बन जाते हैं, छतरी की तरह, इन्वर्टेड छतरी की तरह स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं उस, और वो फिर जुदा होके उसको एफ्राई लार्वा कहते हैं। और ये एफ्राई लार्वा फिर आगे मॉडिफाई होके क्या बनाते हैं? मैच्योर होके क्या बनाते हैं? मेड्यूसा फेज बनाते हैं। तो मेड्यूसा बनते हैं या स्ट्रोबिलेशन के थ्रू इस तरीके से, या बडिंग के थ्रू। ठीक है। तो बस आप सिंपल कह सकते हैं पॉलिप कैन फॉर्म पॉलिप थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग, या पॉलिप कैन फॉर्म मेड्यूसा बाय बडिंग या बाय स्ट्रोबिलेशन। इन दो प्रोसेस के थ्रू ये, यानी मेड्यूसा पॉलिप से बन सकती है एसेक्सुअली बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग या बाय द प्रोसेस ऑफ स्ट्रोबिलेशन। क्लियर हुआ? इन फिजन, वेयर फिजन तो सिंपल स्प्लिटिंग है, जब इंडिविजुअल डिवाइड हो जाता है इन हाफ एज वन साइड ऑफ द पॉलिप पुल्स अवे फ्रॉम द अदर साइड। जब एक साइड पॉलिप का दरमियान, यानी एक पॉलिप दरमियान से अचानक यानी स्प्लिट हो जाता है, एक साइड पे मूव करता है और दूसरे साइड पे दूसरा हाफ, और ये फिर रेस्ट ऑफ द पार्ट रीजनरेट कर देते हैं, तो इसको फिजन कहते हैं। तो फिजन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ पॉलिप स्प्लिट्स when one half move away from the other half, pulls away from the other half, और इस तरह ये दो पोर्शंस में डिवाइड हो जाता है पॉलिप, और लॉस्ट पार्ट्स को वो रीजनरेट करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि रीजनरेशन इनमें एक बहुत पावरफुल एबिलिटी है कि ये रीजनरेट करते हैं लॉस्ट पार्ट्स को। पेडल लेसरेशन किसे कहते हैं? वेयर टिश्यू टोन फ्रॉम द पेडल डिस्क। पेडल डिस्क क्या है? हाइड्रा का ये पेडल डिस्क है, देखिए ये पेडल डिस्क है, जहां पे ये रॉक के साथ अटैच होता है। तो अक्सर ये होता है कि ये हाइड्रा या ये पॉलिप जब ये डिटैच होता है तो अक्सर कुछ पार्ट्स इसके यहाँ पे रह जाते हैं, थोड़ा सा पोर्शन इस पेडल डिस्क से चंद सेल्स या टिश्यू रह जाते हैं, और वो टिश्यू डिवेलप करते हैं किसको? एक नए पॉलिप को। तो इसको लेसरेशन कहते हैं। ठीक है। व्हेन द टिश्यू टर्न अवे, यानी जुदा हो जाते हैं, चंद सेल्स रॉक के साथ रह जाते हैं, टिश्यूज के कुछ पोर्शन रह जाते हैं, और वो टिश्यू डेवलप करते हैं एक नए पॉलिप को, तो इसको हम लेसरेशन कहते हैं, पेडल लेसरेशन कहते हैं। ठीक है। वेयर टिश्यू टोन मतलब जुदा होना, पुश्तो में हम श्लेदल कहते हैं। ठीक है। तो ये जुदा होके फ्रॉम द पेडल डिस्क डिवेलप इनटू टाइनी न्यू पॉलिप्स, और छोटे छोटे नए पॉलिप, और वो फिर डिवेलप होते हैं इनटू लार्जर पॉलिप। पेडल लेसरेशन एंड फिजन आर कॉमन इन सी एनिमोन्स। पेडल लेसरेशन और फिजन सी एनिमोन्स में होता है, जो क्लास एंथोजोआ में आते हैं। क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी है। ठीक है। द पावर ऑफ रीजनरेशन इज आल्सो डेवलप। ये रीजनरेशन की पावर भी इनमें बहुत ज्यादा कमाल के होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय पॉलिप्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ आ जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बस सिंपल हम कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म्ड बाय मेड्यूसा। प्रीडोमिनेंटली अगर आप सिलेंट्रेट में बात करते हैं तो मेड्यूसा बस जहन में आता है कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बॉडी फॉर्म जो है वो क्या है, लाइफ साइकिल का कौन सा स्टेज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है? मेड्यूसा है। लेकिन बस सिलेंट्रेट में मैंने आपको बताया था जिनमें मेड्यूसा नहीं होती वो थ्रू आउट द लाइफ साइकिल सिर्फ पॉलिप स्टेज में रहते हैं, तो वो उनके पॉलिप्स भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइक हाइड्रा का पॉलिप सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन अगर आप उबिलिया ले ले, जेलीफिश ले ले, तो उनमें सिर्फ मेड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, यानी ज्यादातर सिलेंट्रेट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी गैमीट बनाना और उसको रिलीज करवाना और जाइगोट बनाना, ये किसका काम होता है? मेड्यूसा का काम होता है। लेकिन चंद ऐसे सिलेंट्रेट है जिनमें मेड्यूसा स्टेज लाइफ साइकिल में नहीं होता, तो उनका पॉलिप एसेक्सुअल
के साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि गोनेट उसमें बन सकते हैं। आमतौर पे जितने भी सिलेंट्रेट है ज़्यादातर उनमें पॉलिप्स में गोनेड्स नहीं बनते, गोनेड्स मेड्यूसा में बनते हैं या मौजूद होते हैं और उसमें गेमिड्स बन के, तो इस वजह से हम कहते हैं मेड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बॉडी होते हैं। मोस्ट निडेरिया आर डायोशियस, निडेरिया जो है डायोशियस होते हैं। डायोशियस मीन शाबाश सेपरेट मेल बॉडी और सेपरेट फीमेल बॉडी, ठीक है। मेड्यूसा रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड आर डायोशियस, और फिर मैंने बताया कि मेड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फेज है लाइफ साइकिल का, और वो डायोशियस होती है, यानी मेल के लिए अलहदा बॉडी, अलहदा मेड्यूसा में स्पर्म बनते हैं, और जो ओवरीज है वो अलहदा मेड्यूसा में होते हैं। तो मेल मेड्यूसा अलहदा और फीमेल मेड्यूसा अलहदा, यानी गोनेड, दोनों गोनेड्स एक में नहीं हो सकते। तो फीमेल बॉडी अलहदा, मेल बॉडी अलहदा। एग और स्पर्म जो है मेल अलहदा रिलीज कर देती है, मेल मेड्यूसा अलहदा रिलीज कर देती है, और फीमेल मेड्यूसा अलहदा रिलीज कर देती है इनटू वाटर। फर्टिलाइजेशन दोनों तरीकों का हो सकता है, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी कुछ सिलेंट्रेट में होता है कि स्पर्म अंदर जाके गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में अंदर जाके बॉडी वॉल में पड़े एक के साथ मिलके फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। और फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बन जाता है, तो फिर उसके बाद वो रिलीज होता है, तो ये इंटरनल हुआ। लेकिन आमतौर पे ज्यादातर सिलेंट्रेट्स में स्पर्म भी रिलीज किया जाता है और एक भी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में रिलीज करके बाहर निकलते हैं, यानी एक बॉडी से स्पर्म रिलीज हुआ और दूसरी बॉडी से एग रिलीज हुआ, और इसने फर्टिलाइजेशन की आपस में जाइगोट बनाया। तो जाइगोट फिर यानी पानी में मौजूद रहता है, और वो जाइगोट फिर ब्लास्टूला में कन्वर्ट होता है, या डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि प्लेन्यूला में कन्वर्ट, यानी ब्लास्टूला फिर कन्वर्ट होती है प्लेन्यूला स्टेज में। जो प्लेन्यूला एक लार्वी है, टाइप ऑफ लार्वी है, जो सिलेंट्रेट्स की पहचान है कि इनमें प्लेन्यूला लार्वी होती है। द प्लेन्यूला अटैचेस टू अ सबस्ट्रेट। प्लेन्यूला आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जब वो स्विम करती है तो एक टाइम गुजरने के बाद वो किसी सरफेस पे जाके बैठ जाती है और अटैच हो जाती है सबस्ट्रेट के साथ, और एक नया पॉलिप वो बना देती है, ठीक है। और पॉलिप बना के ये नया पॉलिप डेवलप, नया लाइफ साइकिल स्टार्ट कर देती है, ठीक है। ये देखे, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ये पॉलिप है, इसने बडिंग के थ्रू मेड्यूसा बनाए, ठीक है। बडिंग के थ्रू मेड्यूसा बन गई। अब बडिंग के थ्रू मेड्यूसा बनने के बाद मेड्यूसा ने एग्स बना दिए, एग्स बना के, ठीक है, एग्स यानी यहाँ पे आप एक और मेड्यूसा ड्रा कर सकते हैं। तो ये स्पर्म रिलीज करती है ये मेड्यूसा, ठीक है, ये मेल मेड्यूसा और ये फीमेल मेड्यूसा। तो ये एग रिलीज कर देती है और ये मेल मेड्यूसा स्पर्म रिलीज कर, वो फर्टिलाइज हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन जाता है, जाइगोट के बाद ब्लास्टूला स्टेज बन जाता है, और ब्लास्टूला के बाद ब्लास्टूला एलोंगेट होके प्लेन्यूला लार्वी बनाते हैं, जो सिलिएटेड होती है, स्विम करती रहती है, और आफ्टर स्विमिंग फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम फिर क्या होता है, इट रेस्ट्स ऑन अ सबस्ट्रेट, यानी रॉक वगैरह पे जाके बैठ जाती है और वहाँ पे अटैच होके कन्वर्ट हो जाती है इनटू अ पॉलिप। फिर पॉलिप जब डेवलप हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो फिर ये क्या हो जाता है, ग्रो करने के बाद ये फिर बडिंग के थ्रू मेड्यूसा बना के, और इस तरह एक जनरलाइज पैटर्न है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इनके लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी होती है, कि ये एसेक्सुअल फेज है, देखिए, ठीक है, और ये सेक्सुअल फेज है, इसमें गेमीट्स बन के फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बन जाता है, ठीक है, और ये आगे इस तरह चलता रहता है। तो एसेक्सुअल फेज पॉलिपाइड स्टेज कहते हैं और मेड्यूसाइड स्टेज को सेक्सुअल फेज कहते हैं। ये मैंने आफ्टर अ ब्रीफ swimming existence, the planula settles to the substrate and form a polyp. Budding of the polyp produce additional polyp and medusa. फिर ये polyp जो है फर्दर बडिंग करवा के अपने आप को भी बना सकता है और बडिंग के थ्रू मेड्यूसा भी बना सकती है, ठीक है। तो दो किस्म के ऊपर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा। डेवलपमेंट ये तो हमने पढ़ा भी था, यहाँ पे सिर्फ हालोब्लास्टिक इनडिटर्मिनेट क्लीवेज होता है। हालोब्लास्टिक मीन के जाइगोट कंप्लीटली डिवाइड होता है, हाफ या स्लो डिवीजन नहीं होती, कंप्लीट डिवीजन। हालो मीन होल, हालोब्लास्टिक यानी जाइगोट कंप्लीटली डिवाइड होता है। इनडिटर्मिनेट क्यों कहते हैं कि ब्लास्टूला के स्टेज पे अगर आप इससे कोई सेल हटा दे, तो ये एक सेल मैंने अलहदा कर दिया, तो ये भी ये पॉलिप फुल बना सकेगा,
या प्लेनूला, एक अलहदा प्लेनूला बना के पॉलिप बना सकेगा। वजह उसकी ये है कि इनकी क्लीवेज इनडिटर्मिनेट है, यानी इस स्टेजेस पे कोई स्पेशलाइजेशन सेल्स की नहीं होती कि आपने बस ये काम करना है, क्योंकि अभी वो जर्नलाइज सेल्स है, एम्ब्रियनिक सेल्स है। तो इस क्लीवेज के बाद जो सेल्स बन जाते हैं, क्लीवेज के दौरान जो सेल बनते हैं, दे आर इनडिटर्मिनेट, नॉन स्पेशलाइज्ड और टूटीपोटेंट सेल्स होते हैं हर किस्म की, यानी फुल फ्लेज्ड बॉडी ये बना सकते हैं पॉलिप अगर एक एक सेल को अलहदा करें। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, बाद में डायरेक्ट होता है लेकिन ज़्यादातर इनडायरेक्ट होता है, यानी इनमें प्लेन्यूला लार्वी मौजूद होती है। ठीक है, ज़्यादातर में प्लेन्यूला लार्वी है सिर्फ, लेकिन बाद में अगर अरेलिया लाइफ साइकिल देखें तो उसमें 2 टाइप ऑफ लार्वी एग्जिस्ट करते हैं उनके लाइफ साइकिल में, प्लेन्यूला और एफ्राई या एफ्रा लार्वी। ठीक है, एफेरा लार्वी एंड प्लेन्यूला लार्वी एग्जिस्ट करते हैं, वो आप देख सकते हैं इसमें। ये देखें, एक फर्टिलाइज हुआ मेड्यूसा ने गैमेट्स वगैरह रिलीज करके प्लेन्यूला लार्वी बनी, ये सिलिएटेड स्विम करती है, उसने पॉलिप बना दिया, प्लेन्यूला लार्वी कन्वर्ट्स इनटू पॉलिप, याद रखिए। लेकिन ये पॉलिप स्ट्रोबिलाइजेशन के थ्रू, स्ट्रोबिलेशन के थ्रू क्या बना रहे, मेड्यूसा बना रहे। ठीक है, यानी सर पे देख रहे स्टैक्स बना रहे, बंडल ऑफ अम्ब्रेला लाइक, इन्वर्टेड अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बना रहे, एक एक इससे रिलीज होते हैं ऊपर से, और इस तरह ये बनते जाते हैं पॉलिप से बर्डिंग के थ्रू। ये भी बर्डिंग है, ठीक है, स्ट्रोबिलाइजेशन जो है एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ बर्डिंग है कि इसके सर पे छतरीनुमा स्ट्रक्चर्स यानी बर्ड बनते हैं, और वो छतरीनुमा बर्ड्स अलग-अलग यानी फिर जुदा होते हैं सरफेस से, और जाके उसको एफेरा लार्वी कहते हैं, और ये एफेरा लार्वी फिर कन्वर्ट होती है मैच्योर होके मेड्यूसा फेज बनाती है, मेड्यूसा बनाती है, यानी मैच्योर मेड्यूसा में डेवलप होती है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि एफेरा लार्वी डेवलप्स into metamorphose into medusa stage, while planula larvae metamorphose into polyp stage. Is it clear? जहां पे याद रखिए एफेरा लार्वी उसमें नहीं होगी जहां पे ये स्टेज नहीं होगा। ठीक है, ये तो हुआ। लाइफ साइकिल भी मैंने बताया, लाइफ साइकिल वही बात है कि जाइगोट बन जाता है, प्लेनूला लार्वी बन जाती है, उससे ब्लास्टूला, और ब्लास्टूला से प्लेनूरा, और प्लेनूला से फिर एक पॉलिप डेवलप होता है, और पॉलिप फिर एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है, बाद में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, फ्री स्विमिंग मेड्यूसाई बर्डिंग के थ्रू बनाते हैं पॉलिप, और वो फ्री स्विमिंग मेड्यूसाई यानी लाइफ साइकिल में 2 स्टेजेस आ गए, एक साइड पे पॉलिप और दूसरे साइड पे मेड्यूसा। अब पॉलिप का फ्यूचर क्या होता है कि पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा बाय बर्डिंग or by other specialized method like strobulation, ये भी मैंने बताया। Medusae reproduce sexually and are dioecious. A life cycle that contain both an attached polyp, जिस लाइफ साइकिल में पॉलिप भी स्टेज भी है यानी पॉलिप स्टेज भी हो और मेड्यूसा भी हो, तो उसमें क्या होते हैं, दे परमिट द ऑर्गेनिज्म टू ऑक्यूपाई बोथ। ये एक एडवांटेज ऐसे सिलेंट्रेट्स को हो जाता है कि वो ओपन वाटर यानी ऊपर आके स्विम भी करे, और साथ साथ पॉलिपाइड यानी मेड्यूसा स्विम करती है ना, तो ये ऊपर बाहर सरफेस के पानी में भी सरवाइव करता है और वहां पे रहता है, तो उस जगह को भी एक एज अ हैबिटेट इस्तेमाल करता है, ओपन वाटर को भी पेलाजिक रीजन कहते हैं, समंदरों में जो ऊपर अबव वाटर सरफेस लेयर्स है यानी ऊपर, और साथ साथ पॉलिप तो अटैच रहता है ज्यादातर रॉक्स वगैरह के साथ, तो वो बेंथिक। तो आम सिलेंट्रेट जिनमें मेड्यूसा स्टेज नहीं होता वो ज्यादातर बेंथिक लाइफ गुजारते हैं, यानी समंदर के या दरियाओं के तह में होते हैं, और जिनमें मेड्यूसा स्टेज होते हैं तो दे कैन स्विम टू द सरफेस एज वेल। तो दोनों हैबिटेट या एनवायरनमेंट को यूज कर सकते हैं जिनमें पॉलिप स्टेज भी हो और मेड्यूसा स्टेज भी हो। Most hydrides of class Hydrozoa also features a sessile polyp stage. ज्यादातर हाइड्राइड किसे कहते हैं, क्लास हाइड्रोजोआ के अंदर जो सिलेंट्रेट्स आते हैं हाइड्राइड्स कहते हैं। also feature a sessile polyp stage often in colonies। ठीक है, यानी ओबेलिया एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि उनमें एक साइड पे पॉलिप स्टेज होता है और दूसरे साइड पे फ्री स्विमिंग पेलाजिक मेड्यूसा स्टेज होता है। पेलाजिक मीन ओपन वाटर में रहने वाली। सच लाइफ साइकिल अकर इन ट्रू जेलीज ऑफ क्लास स्काइप। इसी तरह स्काइपोजोआ क्लास में जो ट्रू जेलीज है यानी जेलीफिशेज है, वेयर द मेड्यूसा इज लार्ज एंड कंस्पिकुअस एंड द पॉलिप आर टिपिकली वेरी स्मॉल। ठीक है, और पॉलिप जो है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। इनमें पॉलिप ओबेलिया में याद रखिए मेड्यूसा भी वेल डेवलप और पॉलिप भी वेल डेवलप होता है।
ठीक है। पॉलीपाइड स्टेज जो है वो एक कॉलोनियल शेप में होते हैं और मेड्यूसा अलग-अलग रहते हैं ओबेलिया के, और स्काइपोजोआ के यानी जेलीफिश में मेड्यूसा स्टेज डोमिनेंट है और पॉलिप जो है वो स्मॉल होता है, रिड्यूस्ड होता है, कम टाइम के लिए लाइफ साइकिल में बनता है। ठीक है, ये इस इधर देख सकते हैं, ये ओबेलिया का लाइफ साइकिल है। तो ये देखिए, ये पॉलीपाइड स्टेज है इसका, कि एक पॉलिप बन जाता है प्लेन्यूला लार्वी से, ठीक है, सेटल डाउन टू स्टार्ट न्यू कॉलोनी। अब ये कॉलोनियल है, कॉलोनियल सिलेंट्रेट है, तो ये इस एक पॉलिप से देखिए एक बर्ड, तो ये अटैच रहेगा, देखिए ट्री की तरह ब्रांचिंग पैटर्न में, ये एक पॉलिप, ये दूसरा पॉलिप, ये तीसरा पॉलिप, इस तरह, और ये चौथा पॉलिप। तो इस तरह ये पॉलिप अरेंज होते जाते हैं। इज इट क्लियर? तो ये कॉलोनियल फॉर्म में ये सेसाइल होते हैं, अटैच रहते हैं, ठीक है। और फिर ये बडिंग के थ्रू गोनोफोर, एक आगे हम पढ़ेंगे, बडिंग के थ्रू मेड्यूसा बना के इस कॉलोनी से मेड्यूसा रिलीज होते जाते हैं, वो फिर सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं, फिर प्लेन्यूला, जाइगोट, ब्लास्टूला, प्लेन्यूला, और फिर नई कॉलोनी बनाते हैं। तो इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। और जेलीफिश में देखे तो उसमें देखे पॉलिप स्टेज इतना ज्यादा डेवलप नहीं होता, उसका काम सिर्फ मेड्यूसा बनाना होता है, ठीक है। यानी आप देखिए कोई कॉलोनी वगैरह नहीं हुई, तो सिर्फ पॉलिप स्टेज इसलिए होता है कि वो मजीद नए नए मेड्यूसा बनाए बडिंग के थ्रू। तो ये था, शाबाश, ये था हमारे पास मेंटेनेंस फंक्शंस और रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ जेलीफिशेस, लाइफ साइकिल ऑफ सिलेंट्रेट्स। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो